दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह डॉक्टर सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि डॉक्टर अब हाल कैसा है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाता है कि उसकी हालत अभी भी असामान्य है। जिसे सुनने के बाद लिहारू हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि डॉक्टर आपके कहने का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जिम के बाहर वह मास्टर कुछ साफ सफाई कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहां पर हानूर आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद वह मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरने वाले बच्चे। जिसे सुनने के बाद हानूर कहने लग जाता है कि आपने सही कहा मास्टर, और डॉक्टर ने भी मुझसे कहा है कि मुझे अब वह दवाई लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि वह इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और वह कहने लग जाता है कि लेकिन खैर छोड़ो मास्टर इन सारी बातों को, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कांग डेचुन से लड़ाई करो। मैं तुम्हारा कांग डेचुन से मैच करवाऊंगा। जिसे सुनने के बाद हान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर क्या आप सीरियस हैं? आप कब उससे मेरा मैच करवाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे अभी मेरा मैच करवा दे? कहाँ है कांग डेचुन? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसा करते हो। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझा नहीं। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि अगर तुम कांग डेचुन के साथ मैच करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दो कंडीशन को पूरा करना होगा। अगर तुम मेरी दोनों कंडीशनों को पूरी तरीके से कर लेते हो तो मैं तुम्हारा कांग डेचुन से मैच करवाऊंगा। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि दो कंडीशन। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें टूर्नामेंट के सारे मैचों में अपनी पोजीशन को बरकरार रखना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें उन मैचों में बिल्कुल भी हारना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। और इसके अलावा तुम बाहरी झगड़ों में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते और ना ही तुम बाहर लड़ाई कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद हानुल कह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन मास्टर। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरी इस चीज़ को भी पूरा नहीं कर सकते? जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि मास्टर मैं आपकी पहली बात को तो मान लेता हूँ और मैं बिल्कुल भी हारूंगा नहीं, लेकिन मैं आपकी दूसरी बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मुझे नहीं पता कि मैं किससे लड़ने वाला हूँ और वैसे भी मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ जिसकी वजह से मेरा माइंड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। और हानुल की इस बात को सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी कंडीशन को नहीं मानते हो तो मैं अपनी डील को कैंसिल कर देता हूँ और तुम्हारे बीच और कांग डेचुन के बीच बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको मास्टर आपकी सेकंड कंडीशन क्या थी? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर बताने लग जाता है कि मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि तुम्हें कांग डेचुन के बराबर अपना स्कोर करना होगा। जिसे सुनने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि कांग डेचुन का स्कोर, इससे आपका क्या मतलब है मास्टर? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम्हें कांग डेचुन के बराबर अपना स्कोर करना होगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल को बढ़ाना होगा। कांग डेचुन की फाइटिंग स्किल 10 है, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल अभी भी 5 तक है। लेकिन अगर तुम अपनी फाइटिंग स्किल को मैनेज करते हो और उसे और भी ज़्यादा बढ़ा देते हो तो मैं कसम खाता हूँ टूर्नामेंट चाहे भी ना तो तुम्हारे और कांग डेचुन के मैच को बिल्कुल भी नहीं रुकवा सकता। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर लेकिन आखिरकार मैं अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या सच में तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? कोरिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिसकी मदद से हम अपने स्कोर को देख सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि लेकिन मास्टर क्या कोरिया के अंदर ऐसी मशीनें सचमुच है? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि जल्दी करो, वह मशीनें जिम के अंदर मौजूद है, मैं तुम्हें उन्हें दिखाता हूँ। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या सच में? आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं मास्टर। और हम देखते हैं कि हानुल जिम के अंदर आ जाता है और उन मशीनों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मास्टर आप सचमुच सीरियस हैं? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, यही वह मशीनें हैं जो तुम्हारी फाइटिंग स्कोर को बढ़ाएंगी। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और वह मास्टर बताने लग जाता है कि अगर तुम इस मशीन में अपना पंच मारते हो तो तुम्हारा ये स्कोर बताएगी।
चाहे तुम स्ट्रांग हो या फिर बच्चे हो, अगर तुम इस पर पंच मारते हो तो यह सिर्फ तुम्हारी ताकत को भी बढ़ाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की मशीन है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि लेकिन मास्टर, अगर मैं इन सारी की सारी मशीनों में अपना स्कोर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो क्या मैं टेस्ट में पास हो जाऊँगा? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर तरह तरह की मशीनें हैं जिसमें तुम्हें अपनी कोहनी, पंच और किक के भी इस्तेमाल करना होगा और अपने स्कोर को बढ़ाना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यह लो तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारा इसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे स्कोर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उस बोर्ड को देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उस बोर्ड के अंदर हजार हजार स्कोर होते हैं। जिसे देखने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि क्या आप सीरियस है मास्टर? क्या मुझे इतने ही स्कोर करने हैं? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें इतने ही स्कोर करने हैं। क्या तुम इसके बारे में श्योर नहीं हो? चलो इसे ट्राई कर कर देख लेते हैं। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि ठीक है मास्टर, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को उतार कर आता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर उसे वहीं रोक देता है और कहने लग जाता है कि नहीं, तुम्हें इसे पहनकर ही इस पर वार करना होगा। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्यों मास्टर? और वैसे भी मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जब भी हमारा टूर्नामेंट होता है तो हमारा स्कूल यूनिफॉर्म में ही होता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता मास्टर, ऐसा क्यों होता है? आखिरकार स्कूल यूनिफॉर्म का टूर्नामेंट से क्या लेने देना? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि दरअसल तुम टूर्नामेंट को एक खेल की तरह समझते हो। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। तुम मत समझते हो कि यह गैंगस्टर का खेल है या फिर टूर्नामेंट किसी फाइटिंग का नाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह टूर्नामेंट स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है और इसमें स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि एक स्टूडेंट देख सके कि वह समाज से लड़ सकता है और उनकी बुराइयों को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। और इसके साथ साथ ये लूज़र और कमज़ोर लड़कों के लिए भी होते हैं जो समाज से डरकर भाग जाते हैं। जिसे सुनने के बाद हानु कहने लग जाता है कि मैं आपकी बात को समझ गया मास्टर, अब से मैं इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करूंगा मास्टर और पहली जगह पर पहुंचूंगा। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरी बात को समझ गए। और एक आखिरी बात, इस टूर्नामेंट में पब्लिक बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जिसे सुनने के बाद हानु हाँ कहता है और हम देखते हैं कि वह उस मशीन के पास चला जाता है और अपने मुक्के में पावर भरते हुए कहने लग जाता है कि मुझे 1000 पॉइंट हासिल करने हैं। मुझे अपने मुक्के में सारी की सारी ताकत को लगा देना है ताकि मैं कांग डेचिन से मैच लड़ सकूं। ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे अपनी सारी की सारी ताकत को लगाना होगा। और हम देखते हैं कि वह मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे अपने पैरों को आगे करना होगा और अपने मुक्के के अंदर सारे के सारे वजन को लगाना होगा। और हम देखते हैं कि हानु चिल्लाते हुए एक जोरदार मुक्का उस मशीन को दे मारता है और हम देखते हैं कि यह मुक्का काफी ज्यादा जोरदार होता है। और हम देखते हैं कि उस मशीन में नंबर चलने लग जाते हैं और हानु जैसे ही उन नंबरों को देखता है वह देखकर कुछ हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हानु का स्कोर 400 आया हुआ होता है। जिसे देखने के बाद हानु हैरान हो जाता है और कहना चाहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरा स्कोर सिर्फ 400 ही आया है जबकि मैंने इस मशीन के अंदर अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि मेरा वजन बहुत ही ज़्यादा हल्का है जिसकी वजह से मेरा स्कोर भी कम आया है। अगर मेरा वजन ज़्यादा होता तो शायद मेरा स्कोर 1000 तक पहुंच जाता। और हम देखते हैं कि हाँ यही सब सोच रहा होता है कि अचानक उसे किसी की आवाज़ आती है और वह कह लग जाता है कि है बॉस। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सुखड़ा सा बंदा आ जाता है जो कहने लग जाता है कि है तुम इस हाई स्कूल बच्चे को ये सब क्यों सिखा रहे हो जबकि तुम्हें भी ये सब कुछ भी नहीं आता। अजय से सुनने के बाद हान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है? ये तो बहुत ही ज्यादा सूखा है, ऐसा लगता है कि यह जैसे 2 मिनट के अंदर ढह जाएगा। आखिरकार मेरे मास्टर ने क्या सोचकर इस सूखे से बंदे को मेरी फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। और हम देखते हैं कि हान अपने मास्टर से कहने लग जाता है कि मास्टर मुझे सच में माफ कर देना, लेकिन मैं इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। जरा इसे देखो, ये कितना ज्यादा सूखा है, ऐसा लगता है कि ये अभी मर जाएगा। और हम देखते हैं कि अचानक से हान को किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उस सूखे से बंदे ने उस पंचिंग मशीन में एक जोरदार मुक्का मार दिया होता है। और हम देखते हैं कि उसका स्कोर हानुल से भी ज्यादा 1500 तक आया हुआ होता है। जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहना चाहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लगभग इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि आप दोनों मुझे बच्चा समझकर मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसे सुनने के बाद वह सूखा सा बंदा कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, क्यों ना इसे फाइट से स्टार्ट करें, चलो शुरू करते हैं। जिसे सुनने के बाद हारुल भी अपना चश्मा उतार लेता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि ये मशीनें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वैसे भी तुम्हें अपनी बात के लिए बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वह सूखा सा बंदा हारुल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद हारुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मैं इसके मुंह को बिल्कुल भी नहीं देख सकता, लेकिन इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझ पर सामने से हमला करेगा। और हम देखते हैं कि हारुल नीचे झुक जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बंदा हारुल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का नीचे से ही मार देता है, जिसे देखने के बाद हारुल भी हैरान हो जाता है और कहना चाहता है कि कैसे, आखिरकार इसे कैसे पता चला कि मैं ऐसा मूव करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि उस मुक्के की वजह से हारुल दूर जाकर गिरा हुआ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे तैसे वह अपने आप को संभाल लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पूरा यकीन है जिस तरह वह अपनी ताकत को लगा रहा था वह मेरे चेहरे पर ही मारता, लेकिन अचानक से उसने अब डायरेक्शन कैसे बदली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि वह सूखा सा बंदा हारुल को दोबारा मारने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद हारुल हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह दोबारा से आ रहा है, जिस तरह इसकी टाइमिंग है, जिस तरह ये अपनी ताकत को लगा रहा है, ये दोबारा से मेरे चेहरे पर ही मारेगा। और हम देखते हैं कि अचानक से हारुल वहां से मूव हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ से मूव होना होगा, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सूखा सा बंदा हारुल के चेहरे पर ही मारता है, जिसे देखने के बाद हारुल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह मुक्का हारुल को बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से पकड़ा होता है और हारुल दूर जाकर एक दीवार से टकराता है और कहने लग जाता है कि बहुत हुआ, तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह सूखा सा बंदा कहने लग जाता है कि है बच्चे, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते थे, और वैसे भी तुम्हारे पास तो गोल्डन आइज थे, तुम इसके बारे में जानना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह मास्टर तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा पाता, जिस तरह तुम्हारे मास्टर की रफ्तार है ठीक उसी तरह तुम्हारी भी रफ्तार है। जिसे सुनने के बाद हानु कहना जाता है कि लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके मुक्कों को नहीं देख पाता, जब मैं कमजोर था तब तो कम से कम मुक्कों को तो देख पाता था, लेकिन अब तो मैं मुक्कों को भी नहीं देख पाता। और वैसे भी मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि मैं अपने मूव्स को किसी को भी नहीं दिखाता, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरे मूव्स को पकड़ लेते हैं और मुझ पर हमला पहले से ही कर देते हैं। ये आप कैसे करते हैं, क्या ये स्कैम है। अजीत से सुनने के बाद वह सूखा सा बंदा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या स्कैम है, इसका तुम्हारे से क्या मतलब है, ये कोई ट्रिक नहीं है जिस तरह तुम इसे कह रहे हो, यह एक फाइटिंग स्किल है जिसे पोनी ट्रैप फाइटिंग स्किल कहते हैं। क्या तुम मेरी बात को समझ गए हाई स्कूलर। जिसे सुनने के बाद हानु हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम किस तरह अपने अटैक को कर पाते हो, मुझे ये देखना, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्या मैं इसे सीख सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह सूखा सा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसे आसानी के साथ सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपनी बॉडी को पानी की तरह मूव करना होगा और अपने डिफेंस को भी बढ़ाना होगा, और इसके साथ साथ तुम्हें अपनी तेजी पर भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी जाकर तुम इस फाइटिंग स्किल को सीख सकते हो। जिसे सुनने के बाद हान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम जरा ध्यान से सुनना। जब भी तुम किसी के ऊपर हमला करते हो तो तुम अपने मुक्के में सारी की सारी ताकत को लगा देते हो, और जब वह मुक्का सामने वाले को लगता है तब तक वह मांसपेशियां काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन तुम्हें इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है, जब भी तुम किसी के ऊपर हमला करो तो तुम अपने मुक्के को ढीला छोड़ दो और उसके ऊपर प्रहार कर दो। जब भी तुम उसके ऊपर हमला करोगे तो आखिरी वक्त पर अपने मुक्के को और भी ज्यादा मजबूत करना, तुम्हारा मुक्का और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और उस पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लगेगा। तुम्हें इस मुक्के को मारने के लिए कुछ इस तरह अपनी बॉडी को मूव करना है और रिलैक्स हो जाना है, और जब भी तुम्हें हमला करना है तुम्हें एक जोरदार झटका देना होगा, तभी जाकर तुम्हारा मुक्का सफल हो सकता है। और हम देखते हैं कि हानु ट्राई करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह सूखा सा बंदा कहता है कि इसे दोबारा से ट्राई करो। और हम देखते हैं कि हाल दोबारा से ट्राई करने लग जाता है और वह बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें कुछ इस तरह से अपने मुक्के को करना है और इसमें हल्की सी ताकत लगानी है और आखिरी वक्त में इसे तेज कर देना है। जिसे सुनने के बाद हाल कहने लग जाता है कि ठीक है मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि हाल इस चीज को ट्राई करने लग जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसका मुक्का एक जोरदार तरीके से पड़ता है, जिसे देखने के बाद हानुल भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और यह सब देखने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम इस मुक्के को
अच्छी तरीके से समझ गए हो, लेकिन इस मुक्के को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब तुम्हें आगे बढ़कर अपने मुक्के की डायरेक्शन को बड़ी ही तेजी के साथ चेंज करना है। जिसे सुनने के बाद हाल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना, मेरे पेपर चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।